guys, welcome to my channel. So today I am going to teach you the first chapter of your SST book of class 8 DAV CMC. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बताया गया और उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोग की मदर अर्थ है, यानी कि हम लोग का जो अर्थ है, वहाँ पे बहुत सारे तरह तरह की चीज़ें पाई जाती हैं और बाहर भी उससे भी पाई जाती है। तो जो कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन के नीड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो रिसोर्सेज जो होता है वो किसको बोलते हैं? जो भी सामान, जो भी चीज़ें ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है या फिर ह्यूमन के नीड्स को फुलफ़िल करती है, उसको ही हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। तो उसके बाद जो बताया गया है कि ह्यूमन को भी एक रिसोर्स बोला गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मूल्यवान रिसोर्स बोला गया है ह्यूमन को। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि ह्यूमन के पास दो चीज़ें होती है जो कि किसी और के पास नहीं होती है। पहला होता है कि ह्यूमन का स्किल और दूसरा होता है उसका माइंड। किस तरह से वो उसको डेवलप करेगा, किस तरह से वो उसको यूटिलाइज़ करेगा, उसका स्किल और माइंड ह्यूमन के ही पास होता है। इसीलिए ह्यूमन को बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। तो यहाँ पे उसके नीचे बताया गया है कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर। यानी कि जो ह्यूमन का नीड्स है कि हमको कितना रिसोर्स चाहिए, और उसका जो वांट है, डिज़ायर है कि हम लोग को इतना रिसोर्स यूज़ करना है, इतना रिसोर्स यूज़ करना है, वो बहुत सालों से चेंज होते जा रहा है। पुराने समय में कुछ और था, उसके साथ आगे बढ़ता गया तो कुछ और रिसोर्सेज उसमें ऐड होते गए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं अभी के टाइम पे। वैसे ही बहुत सारे चेंजेस आते गए हैं रिसोर्स के यूटिलाइजेशन में और ह्यूमंस के नीड्स में। तो यहीं पे बताया गया कि पुराने समय में जो मेन चीज़ें होती थी वो तीन चीज़ें होती थी, जो कि होता था खाना, क्लॉथिंग यानी कि कपड़ा, और शेल्टर यानी कि मकान। तो खाना, मकान और कपड़े, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती थी पहले के टाइम पे। और आज भी देखा जाए तो पिग्मीज नाम की एक प्रजाति है जो कि अफ्रीका के में पाई जाती है, अफ्रीका। ओके, तो वो लोग भी अभी भी बहुत सारे एनिमल्स को हंट करके, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को खा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपना सब कुछ काम करते हैं। उन लोग को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, ये सब की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि वैसे ही अगर एडवांस सिविलाइजेशन यानी कि एडवांस सोसाइटीज़ में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत आ जाती है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मोबाइल्स हो गया, और भी बहुत कुछ की ज़रूरतें आ जाती है जो कि ये तीन चीज़ों को छोड़कर है। आगे देखते हैं। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यानी कि यूटिलिटी यानी कि कोई भी रिसोर्स को कितनी मात्रा में यूज़ किया जाए, और उसका वैल्यू यानी कि उसका इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं, उसका प्राइस बोल सकते हैं। तो उसका बहुत ही पुराने समय से और अभी के टाइम में बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुकी है। जैसे कि पुराने समय में जो सिविलाइजेशंस होती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिवर्स के साइड्स पर बसती थी, रिवर बैंक्स पे बसा करती थी। तो वैसे इसको देखा जाए कि वो लोग क्यों बसते थे वहाँ पे, तो उसका मेन कारण था इरिगेशन फैसिलिटी। क्योंकि उन लोग को इरिगेशन फैसिलिटी रिवर से मिल जाती थी, पानी वहाँ से मिल जाता था जब वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन चुके थे। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि अब हम लोग क्या करते हैं, रिवर का हम लोग यूज़ अब बस इरिगेशन के लिए नहीं करते हैं। अब हम लोग रिवर का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उसके साथ साथ इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ को जो पानी की ज़रूरत होती है उसके लिए करते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है, चाइना और अमेरिका, USA, जो दो कंट्रीज़ हैं, वो हम लोग से ज़्यादा विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, मतलब कि इंडिया से ज़्यादा करती है। यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल। यानी कि ओवर इरीगेशन यानी कि अगर फसलों में, खेतों में ज़्यादा पानी अगर हम लोग डाल देंगे तो वहाँ से वाटर लॉगिंग होने लगेगा और सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा। दरअसल होता ये है कि जो सॉइल होते हैं उसमें एयर के लिए छोटा सा जगह बना हुआ होता है जहाँ पे वो एयर आराम से रहता है और उससे प्लांट अपना एयर लेते रहते हैं। लेकिन वो स्पेस जो वाटर ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसके बाद वो लोग अपना जो एयर होता है वो नहीं ले पाते हैं, और इसके वजह से वो सॉइल होता है वो इनफर्टाइल बनते जाता है, और जो प्लांट होते हैं
वो लोग डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाता है वहाँ से। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है, रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स। यानी कि जो रिवर्स होते हैं वो मिडिल और लोअर कोर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है रिवर्स को नेविगेशन के लिए। मिडिल और लोअर कोर्सेज में किसी भी कंट्री के हो सकता है। ओके, उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हम लोग के अर्थ पे है, जो भी आप लोग देखते हैं अर्थ पे, कुछ भी एनीथिंग, या फिर अर्थ से बाहर भी जो देखते हैं वो सभी रिसोर्सेज है, सब कुछ रिसोर्स है, उसको बस हम लोग को यूज़ करना आना चाहिए। अगर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तब भी वो रिसोर्स है, लेकिन उसको यूज़ हम लोग कर सकते हैं, किसी ना कोई भी उसका कोई काम ज़रूर होता है। तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी रिसोर्सेज को प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि कॉटन आप लोगों ने देखा होगा, कॉटन जो होता है उसको पहले कॉटन से यार्न बनाना पड़ता है। यार्न होता है धागा, कॉटन को धागा बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको आगे प्रोसेस करने के बाद वो फैब्रिक बनता है, उसके बाद वो गारमेंट बनता है। तो ऐसे इसका काम होता है, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कॉटन जो कि एक रिसोर्स है, वैसे ही दूसरे रिसोर्सेज को भी करना पड़ता है, हम लोगों को कन्वर्ट या फिर प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 स्टेजेस बताई गई है जो कि किसी भी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी मानी जाती है। ये 6 चीज़ें जो कि है, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स का होना ज़रूरी है, स्किल ऑफ ह्यूमन का स्किल होना ज़रूरी है, उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करें। अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी कि फाइनेंस होना ज़रूरी है, कैपिटल यानी कि पैसा, धन, फाइनेंस। तो फाइनेंस कैपेसिटी होना ज़रूरी है, पैसा होना ज़रूरी है। अवेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी का सप्लाई होना ज़रूरी है। उसके बाद है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो मशीन्स होती है, टूल्स होती है, वो एडवांस होंगी तभी ज़्यादा अच्छे से उसमें और कम टाइम में उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएंगे। एबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्यों ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग प्लेन एरियाज़ में देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे कोई भी सामान इधर से उधर बहुत ही आसानी से चला जाता है और हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। तो ये रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसा कि देख सकते हैं प्लेन एरिया इसीलिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और जो माउंटेनियस एरियाज़ होती है वो कम डेवलप्ड है। तो यहाँ पे बताया गया डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेज ऑफ कंट्रीज़ के बारे में। तो यूएसए जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, यानी कि उनके पास मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही अच्छे से उसको अपना टेक्नोलॉजी और अपना पैसा जिसको वो लोग यूटिलाइज़ करते हैं रिसोर्सेज के लिए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है जैसे कि इंडिया है, वो अभी उस कदम पे बढ़ते जा रही है कि उन लोग का भी अपना फ्यूचर में, अभी नहीं फ्यूचर में एक ऐसा टाइम भी आएगा इंडिया का और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि वो लोग भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी भी उन लोग का बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, अपना टेक्नोलॉजी होगा और इकोनॉमी यानी कि पैसा भी उन लोग के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा ऐसे देश के पास। और कुछ ऐसे भी देश होते हैं जिसके जो कि डेवलपिंग स्टेज के भी बाहर होते हैं, यानी कि वो डेवलप ही नहीं करते हैं। ऐसे भी देश जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और रिसोर्सेज की भी वहाँ पे कमी होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, तो रिसोर्स को 4 पार्ट में बांटा गया है, रेन्यूएबिलिटी, ओरिजिन, अकरेंस एंड डेवलपमेंट। तो इन चारों को 2-2 पार्ट में बांटा गया, जैसे कि रेन्यूएबिलिटी को रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल के पार्ट में, ओरिजिन को बायोटिक और एबायोटिक के पार्ट में, अकरेंस को नेचुरल एंड मैन मेड के पार्ट में और डेवलपमेंट को पोटेंशियल एंड एक्चुअल के पार्ट में। तो सबसे पहला देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेन्यूएबिलिटी। तो रेन्यूएबिलिटी के आधार पे 2 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। तो रेन्यूएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि अपने से या फिर मतलब कि नेचुरल तरीके से या फिर मैन मेड यानी कि हमारे किसी भी साधन से वो रेन्यू हो जाता है कम टाइम में रेन्यू हो जाता है, तो वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेज का तो वो हो जाएगा वाटर एनर्जी, मतलब कि हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी और भी बहुत कुछ। और जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी रेन्यूएबल होते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके,
तो इसको याद रखिएगा, फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल होते हैं। और रिन्यूएबल के लिए एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। अब सेकंड देखते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, करोड़ों साल लेते हैं रेन्यू होने के लिए, यानी कि फिर से बनने के लिए, और इसको एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अदर जो मिनरल्स होते हैं, वो सब बहुत अच्छे एग्जांपल माने जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करें अगर नॉन रिन्यूएबल की भी, तो उसमें कुछ होते हैं ऐसे मिनरल ओर्स होते हैं जो कि रिसाइकलेबल होते हैं, रिसाइकल किए जा सकते हैं। यानी कि एक मतलब कि गोल्ड और सिल्वर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसको हम लोग गहना बना सकते हैं और गहना से मूर्ति भी बना सकते हैं, तो ये रिसाइकलिंग हो गया। तो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो, उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के आधार पे दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक जो होते हैं, बायोटिक यानी कि लिविंग, जो लिविंग बॉडी मतलब कि जो लिविंग बॉडीज़ होती है, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको बोला जाता है बायोटिक रिसोर्सेज। और बायोटिक रिसोर्सेज में एक चीज़ की खासियत होती है रिप्रोडक्शन करने की, यानी कि वो एक अपने जैसे को ही रिप्रोड्यूस कर पाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को जो रिप्रोड्यूस करता है वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो तो अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो रिन्यूएबल होंगे, लेकिन इसका कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमंस के साथ ह्यूमंस हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल में आता है। और जो बायोटिक रिसोर्सेज होती है वो भी रिन्यूएबल होती है। याद रखिएगा, बायोटिक रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स जो होंगी वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी होंगी। ओके, तो अब सेकंड पे चलते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन सा है हम लोग का सेकंड? एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जो लिविंग नहीं है, जिनके पास लाइफ नहीं है, वो एबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, ईटीसी। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो एबायोटिक रिसोर्सेज होती है वो नॉन रिन्यूएबल होती है। ओके, एबायोटिक रिसोर्सेज जो होती है वो नॉन रिन्यूएबल होती है एक्सेप्ट वाटर। ठीक है, एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ के, क्योंकि पानी जो होता है वो वाटर साइकिल में पार्ट लेता है, और जो पानी ऊपर जाता है वेपर बन के, वहीं पानी नीचे भी आता है, तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल के पार्ट में रखा गया है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन मान सकते हैं आप एबायोटिक रिसोर्स में। लेकिन एबायोटिक का एग्जांपल वाटर ज़रूर होगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक्सेप्शनल एग्जांपल बन जाता है एबायोटिक रिसोर्स का। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑकरेंस। तो ऑकरेंस के आधार पे भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक है नेचुरल और दूसरा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैन मेड। तो सबसे पहले नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि हम लोग को नेचर से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और जो हम लोग का नीड्स होता है, जो भी डिज़ायर होता है उसको पूरा करते हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे वाटर दिया हुआ है वो नेचुरल रिसोर्स का हो जाएगा, और यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ है वो मैन मेड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैन मेड देख लेते हैं रिसोर्स क्या होते हैं। तो मैन मेड रिसोर्स वो होते हैं जो कि मैन की वजह से बने होते हैं, यानी कि मैन, कोई भी इंसान उसको बनाया हुआ होता है, लेकिन उसका मूल जो होता है, जो उसका बेस होता है वो नेचुरल ही होता है, क्योंकि कोई भी नेचुरल सामान से ही मैन मेड सामान बनते हैं। जैसे कि अगर मोबाइल का बात करते हैं तो मोबाइल मैन मेड है, रोड का बात करते हैं तो रोड भी मैन मेड है, लेकिन उसको बनाने के लिए, रोड को बनाने के लिए जो सामान का यूज़ किया गया है वो नेचुरल है। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का मैन मेड रिसोर्स में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पे बताया गया है आगे, कंट्रीज, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस इट्स ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि जो क्वालिटी, यानी कि कैसे टाइप के लोग रहते हैं, एजुकेशन प्राप्त किए हुए लोग रहते हैं या फिर अनपढ़ होते हैं, और उनका क्वांटिटी कितना है, कितने मात्रा में है, ये सब डिटरमाइन करता है हम लोग का
ह्यूमन रिसोर्स। तो जापान जो है कंट्री है उसको बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स वाला कंट्री बोला जाता है, डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पे जापान में अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्किल्ड वाले पीपल रहते हैं, मतलब कि एजुकेटेड रहते हैं और स्किल के साथ बहुत सारी स्किल्स होती हैं उनमें, कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी चीज़ों की। तो वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग नहीं रहते हैं, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसीलिए उसको अगर हम लोग बात करें तो जापान बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है वेल डेवलप्ड कंट्री का और वेल डेवलप्ड रिसोर्सेज वाले कंट्री का। और अगर बात करें अफ्रीका की, अफ्रीकन नेशन में जो है वहाँ पे पीपल जो है वो अनस्किल्ड है, इलिटरेट है, तो इसीलिए वहाँ पे वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं बोला जाता है उसको। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग को यही नहीं समझ में आता है। तो पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स के दो पार्ट में बांटा गया है इसको। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज जो होती है, पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होती है जो कि हम लोग अभी प्रेजेंट में उसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो कहीं पे ट्रैप होती है, उसको हम लोग पूरी तरह से ट्रैप नहीं, कहीं पे ट्रैप होती है और उसको हम लोग प्रेजेंट में बचा के रखते हैं कि हम लोग उसको फ्यूचर में अच्छे से, जब हम लोग के पास अच्छा खासा टेक्नोलॉजी आ जाए या फिर अच्छा खासा रिसोर्सेज हो, उस टाइम पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स में, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही अच्छे से अच्छी मात्रा में हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स को और एक्चुअल रिसोर्स को। तो एक्चुअल रिसोर्स जो होती है वो प्रेजेंट टाइम में यूज़ करने के लिए होती है, प्रेजेंट में अवेलेबल होती है, और पोटेंशियल रिसोर्स जो होती है वो फ्यूचर के लिए अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल में पेट्रोलियम कैन बी फाउंड इन ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज़, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए गई है, लेकिन उसको हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, हिमालयस के ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई गई है लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अभी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा कि पूरी जगह पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग चाहे तो पूरी जगह पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, और सोलर पावर प्लांट्स राजस्थान में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैठा सकते हैं। वो सब हम लोग अभी धीरे धीरे वर्क चल रहा है और वो फ्यूचर में पूरी तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको पोटेंशियल रिसोर्स बोला गया है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सजेस्ट दैट द आर्कटिक सी बेड में होल्ड एज मच एज 25% ऑफ द वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। ओके, यहाँ पे रिजर्व्स बोला गया। तो यहाँ पे जो ये है हम लोग का यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, वो हम लोगों को बताया कि 25% अनडिस्कवर्ड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व हम लोग का कहाँ है, आर्कटिक सी बेड में है, जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको, अभी वो वहीं पे जमा है, लेकिन उसको हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं अगर हम लोग के पास रिसोर्सेज की कमी होंगी, या फिर हम लोग का जब ग्रीड बढ़ जाएगा, यानी कि लालच बढ़ जाएगा, तो हम लोग उसका भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे जो है आर्कटिक बेड में, वहाँ पे लगभग 400 बिलियन बैरियर्स ऑफ ऑयल हो सकता है आर्कटिक बेड के नीचे। उसके बाद एक्चुअल रिसोर्स होती हैं जिसको हम लोग अभी करेंटली यूज़ कर रहे हैं, और उसका क्वांटिटी और क्वालिटी हम लोग को दोनों पता होता है। और यहाँ पे बताया गया एग्जांपल में सऊदी अरेबिया के पास 25.9%, पूरे वर्ल्ड में 25.9% ऑयल का रिज़र्व है। ऑयल का खदान मतलब बोल सकते हैं आप लोग। ऑयल उसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में 25.9% मात्रा में है पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो कि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट जो होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए किया जाता है। यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हम लोग हार्म नहीं करते हैं, पेड़ों को नहीं काटते हैं, या फिर उससे कोई भी नेचर को प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो हम लोग का कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि
पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ किया जा रहा है अभी के टाइम पे। क्योंकि अब इसको अगर नहीं किया जाएगा तो क्या हानि हो सकता है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो जो क्वालिटी है किसी भी चीज़ का, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज़ होगा, और जिसके वजह से फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रोडक्ट या फिर वो रिसोर्स नहीं मिल पाएगा, या फिर बहुत ही ख़राब क्वालिटी में मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशरी, यानी कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना चाहिए। मिनिमाइज़ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका यूज़ हम लोग को कम से कम करना चाहिए, उसको अब हम लोग को यूज़ कम से कम करना चाहिए बस। और उसके बाद है कंजर्व द वेरिड स्पीसीज़, यानी कि जो बहुत सारे पेड़ की स्पीसीज़ है या फिर जो एनिमल्स की स्पीसीज़ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको हम लोग को बचाना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है जो कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। वो है टेक्नोलॉजी और स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग। दो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी एंड स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, दोनों की दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ है। ओके, और यहाँ पे बताया गया कि जो रिसोर्सेज होती है उसका जो क्वांटिटी होता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे कुछ देश में कम उसका क्वांटिटी होगा, कुछ देश में उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, किसी रिसोर्स का ज़्यादा होगा, किसी रिसोर्स का कम होगा। ऐसे ऐसे हम लोग के नेचर ने उसको बांटा हुआ है अलग अलग पार्ट में, इसीलिए हम लोग को उसका प्रयोग, उसका यूज़ रिसोर्सेज का जुडिशरी यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी से करना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग सॉइल के बारे में एग्जांपल लेके बताया गया है कि अगर हम लोग अभी का पहले का सॉइल देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ करता था, और समय बीतते बीतते सॉइल का क्वालिटी कम होते गया है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं सॉइल के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए फसलों को। तो यहाँ पे बताया गया है इसी से कि जो हम लोग का फ्यूचर जनरेशन होगा उसके लिए तो सॉइल का क्वालिटी और ख़राब होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो इसीलिए हम लोग को कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अब कंजर्वेशन का मतलब हो गया सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग जानते हैं तो इन्वायरमेंट को बिना हानि पहुंचाए। तो कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि कोई भी रिसोर्स को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पे कैसे बचा सकते हैं और ऐसा यूज़ कर सकते हैं जो कि जिससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हानि ना पहुँचे। और इसमें एक बात है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि किसी भी रिसोर्स को ऐसे हम लोग यूटिलाइज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। ओके, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि यहाँ पे ग्रीड जो कि लालच है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने बताया था कि इस अर्थ पे तो रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में है यूज़ करने के लिए, लेकिन अगर कोई ग्रीड हो जाए, लालच हो जाए किसी रिसोर्स का, तो वो उसके लिए अब यहाँ पे उतने अमाउंट में, ग्रीड के अमाउंट में रिसोर्सेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखते हैं वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर द sustenance of life on the earth, else the ecological balance will be disturbed। यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं अपनाते हैं, कंजर्वेशन को नहीं अपनाते हैं। यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, 5 RS प्रिंसिपल्स। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक। इसका हम लोग को यूज़ करना चाहिए किसी भी रिसोर्स को बचाने के लिए। तो बस ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। कीवर्ड्स आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।